से भी आज वो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे ज्योतिषी ज्ञान को जो उनमें उनके पिताजी की तरफ से आया है, दूसरे ज्ञान से आया है, हमें दे के जाएंगे। आप एक बार तहे दिल से उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका इस्तेमाल करें, अभिनंदन करें माननीय मानवेंद्र सिंह जी रावत साहब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सूर्य नगरी जोधपुर में हम सभी लोग एक छत के नीचे उपस्थित हैं और हम सबको एक छत के नीचे लाने के लिए एस.के. जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज मैं जोधपुर में आया हूँ, मेरा प्रथम बार यहाँ जोधपुर में आना हुआ है, सूर्य नगरी में हुआ है और सूर्य के प्रकाश से तो पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से, उसकी ज्योत से, उसकी दिव्य ज्योत से, उसकी रोशनी से एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नया जोश हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। इसलिए सूर्य देव को सुबह सुबह सबको प्रणाम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन है ये वर्ष 2023 का। सीता ज्योतिष के द्वारा ये छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें विशेष रूप से मैं एस.के. जोशी जी, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा कि निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन आपके द्वारा किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, देश में विदेश में सब जगह ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं, पर उनमें सब में रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, कहीं 3100, कहीं 5100, कहीं 2100, और एक निःशुल्क सम्मेलन को करना और व्यवस्थित रूप में करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में आप सर्व ब्राह्मण महासभा के राजस्थान के अध्यक्ष के तौर पर आपको दायित्व मिला है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, अब आपका दायित्व और बढ़ गया है, अब आपके ऊपर और ज़्यादा नज़र रहेगी। अब आपको ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को एक करने के लिए, ब्राह्मणों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे आगे की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, यह बात से आपका एक नया दायित्व, एक नया संकल्प भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित परम पूज्य डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनको हम ज्योतिष के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कार्यक्रमों में सुनने को हमें मिलता है। सनातन हिंदू धर्म का बहुत ही मजबूती के साथ में पक्ष रखते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, मतलब कोई भी पक्ष हो, और हिंदुओं के लिए हो, हमारे सनातन पद्धति के लिए हो, वो आप रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पर अतुल कृष्ण कौशिक जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में राघवेंद्र आचार्य जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में यूएस से अनीता कपूर जी आई हैं, नीरजा त्रिपाठी जी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, विषय है कि आखिर भारत का भविष्य, भारत का भविष्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वर्तमान की सरकार पिछले 8 वर्षों से जिस प्रकार से देश के लिए और विशेष रूप से सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रही है, वो वाकई काबिल तारीफ है। पिछले 8 वर्षों में एक बाढ़ सी आ गई है सम्मेलनों की। जोधपुर राजस्थान में जोशी जी के द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस जिले में हैं, आप वहाँ पर बेड़ा उठा लीजिए। अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, लोग आपको मानते हैं, तो आप बिल्कुल आगे आइए। अब नहीं तो फिर कब? इस समय देखिए बल मिलता है। आज मुझे बल मिलेगा मेरे पिताजी से, क्योंकि वो बैठे हुए हैं, मेरे को चिंता नहीं है। ऐसे ही जब ऊपर बैठी हुई सरकारें या ऊपर बैठे हुए लोग, उनका बल अगर हमें प्राप्त हो तो काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम देश की वर्तमान ग्रह स्थिति की बात करें और अगर हम वृष लगन से भारत की कुंडली को लेकर के चलें, तो वर्तमान में अभी शनि महाराज
कर्म भाव पर चल रहे हैं। और कर्म भाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि वहाँ से हमारी आजीविका के संसाधन चलते हैं। उस घर से हमारे राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ती है, उस घर से हमारा सम्मान बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। अभी वर्तमान में 17 जनवरी 2023 को शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर गए और एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाया। अच्छा राजयोग है, बढ़िया है, 30 साल के अंदर बना है, भारत की कुंडली के हिसाब से अच्छा बना है। शनि का केंद्रीय प्रभाव वृष राशि के ऊपर भी जा रहा है, जिसको चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, उनकी मित्र की राशि के ऊपर जा रहा है, यानी कि आगे आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी रहेंगी। न्याय मूर्ति हैं, कर्म फलदाता हैं। दोस्तों, अगर हम अपने पूरे भारत देश को वास्तु मान लें तो वास्तु तो हमारा ठीक है, पर अगर कुंडली के ग्रह खराब हो जाएं तो फिर क्या होगा। कई बार क्या होता है, जन्म पत्रिका में ग्रह बहुत बढ़िया चल रहे होते हैं, पर जिस घर में हम रह रहे होते हैं वो खराब होता है। तो अगर हम भारत को वास्तु के रूप में देखें तो इसका चालक जो है वो बड़ा महत्व रखेगा। अभी देश का चालक कौन है? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, बढ़िया चमचमाती हो, BMW हो, और उसको चलाने वाला अनाड़ी हो, वो अयोग्य हो, उसका बौद्धिक स्तर ना हो, उसका हाई विजन ना हो, दूरदर्शी सोच का ना हो, तो वो आगे उस गाड़ी को लेके नहीं जा पाएगा और उसको रास्ते में कहीं ना कहीं रोक देगा, जबकि गाड़ी ब्रांड न्यू है। यानी कि हमारे जीवन के अंदर वास्तु और कुंडली, देश और देश का चालक, दोनों का बड़ा महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लगन है और उनकी जन्म पत्रिका में लगन में ही मंगल बैठे हैं, लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो गए, पर साथ में मंगल बैठा है। इसका मतलब एक जबरदस्त राजयोग बन गया। कौन सा राजयोग बना? नीच भंग राजयोग बना। दोस्तों, लगन के अंदर मंगल बैठता है तो एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है, ये राजयोग ताकत देता है, ये राजयोग साहस देता है, ये राजयोग इंसान को यश देता है, मेहनत देता है, डेडिकेशन देता है, उसको समर्पित करता है अपने काम के प्रति। तो यहाँ पर शरीर के ऊपर मंगल बैठ गया, यानी कि जिस चीज के पीछे पड़ जाना उसको कर देना। साथ में चंद्रमा बैठा है तो एक कोमलता का भाव लेते हुए कर लेना, दिखाना नहीं, पर उसका बैक हैंड में पीछे काम चल रहा है। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर मन पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। मन पर गुरुदेव का बैठना, इंसान मन से अच्छा हो जाता है, मन से, सुख साधनों से, और विशेष रूप से राजनीति के घर में चतुर्थ भाव पर बैठे हैं तो इसका मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी। और सामने से शुक्र महाराज का और देवगुरु बृहस्पति का सम सप्तक योग भी बना हुआ है। छठे भाव का स्वामी मंगल हो गया, शरीर पर आकर के बैठ गया, तो शत्रु भी बड़े लोगों से होगी। तो अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो इनकी तो शत्रुता भी बड़े बड़े कंट्रियों के साथ ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम दूरदर्शी सोच को लेते हुए चलें, भविष्य के आगे कम से कम 5 साल को लेकर के चलें, तो अभी कुंभ राशि में वृश्चिक लगन से चतुर्थ शनि है, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति फिलहाल तो मेष राशि में है, लगन से छठे चल रहे हैं, पर अगले साल ये आ जाएंगे वृषभ राशि में और लगन को देखेंगे। ठीक है, वृषभ राशि में इतना अच्छा फल नहीं देंगे, बट सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि के ऊपर जाएगी, सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर जाएगी इनके, और लगन पर वृश्चिक राशि को, मंगल की राशि को देखेंगे तो आपको अच्छा, इनको साहस भी देंगे, इनके व्यक्तित्व को दोबारा से बढ़ाएंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनकी कुंडली से तो वर्तमान में लगन से चतुर्थ चल रहा है शनि, और अगर हम भारत की कुंडली को देखें तो वृष लगन से शनि चल रहा है दशम। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग दोनों ही कुंडलियों से बना हुआ है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, हम जब भी प्रेडिक्शन करते हैं हमें लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करनी है। हमारे आपके पास कोई कस्टमर आया और उसने आकर के आपको ये बोला कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वर्ष के अंदर मेरे लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण अच्छी तारीखें रहेंगी, जिन तारीखों में अगर मैं कोई अच्छा काम करूं तो आप कैसे बताएंगे? आप भविष्य वक्ता हैं, भविष्य वक्ता के तौर पर आपका दायित्व बनता है कि आप उसकी कुंडली के हिसाब से ये देखें कि वर्ष 2023 में कब कब
ग्रह इनकी लगन से त्रिकोण में या इनकी लगन से केंद्र में या इनका कोई लग्नेश ही स्वयं राशि का हो रहा है, तो आप वो टाइम उसको लिख करके दे दीजिए। क्योंकि जब मेरे पास कस्टमर आते हैं और मेरे से प्रेडिक्शन लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनकी लगन को देखता हूँ, उनकी कुंडली को देखता हूँ और पूरे साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबसे पहले ये देखता हूँ कि आखिर इनके वो 4-5 महीने कौन से सबसे अच्छे हैं। सारे 12 महीने तो एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि मान लीजिए मिथुन लगन है, अब लगन का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। अब बुध के मित्र तो शुक्र हैं और बुध के मित्र हैं शनि। अब ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि आखिर बुध के मित्र शनि और शुक्र इस व्यक्ति के लिए कब कब फेवरेबल हो रहे हैं पूरे वर्ष में, कब कब त्रिकोण में आ रहे हैं। अब शनि तो 2.5 साल में परिवर्तन करेगा, बट शुक्र का परिवर्तन तो हर महीने होता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई मिथुन लगन है, क्या शुक्र चतुर्थ भाव में आ रहा है? क्या अब चतुर्थ भाव में आएगा तो क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि भैया आपके मिथुन लगन है, 12वें भाव का स्वामी आपका शुक्र हो रहा है और आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो रहा है। ऐसी स्थिति में शुक्र नीच का हो जाएगा। अब शुक्र के नीच होते ही आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी बुद्धि ठीक से नहीं चल पाएगी, आप मानसिक भय भ्रम के शिकार हो जाओगे, आपको पारिवारिक असंतोष होगा, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में दिक्कत आएगी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा। अब यहाँ पर ये कन्या राशि में रहते हुए ऐसा फल दे देगा 1 महीने, और उसके जस्ट जब अगले महीने ये मूव करेगा शुक्र और तुला राशि में आएगा, पंचम भाव में आएगा, त्रिकोण में आएगा, स्वयं राशि का होगा, तो यहाँ पर फल बदल जाएगा। फिर आपको क्या कहना पड़ेगा कि भैया इनका तो जो शुक्र है वो तुला राशि में, त्रिकोण में, पंचम भाव में अपने ही घर में आ गया है। तो मिथुन लगन वालों, मैं आपके लिए ये लिख करके देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं तो इन 20, 25, 30 दिनों के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वर्ष में एक बार शुक्र ग्रह तुला राशि में आया है।